नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम श्यामलाल है। तो चलिए अब यह कहानी श्यामलाल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग कमेंट में अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम जरूर बताएं। हो सकता है अगली हॉरर कहानी में आपका नाम लिया जा सकता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम श्यामलाल है और मैं कोलकाता के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले कई सालों से ट्रक चला रहा हूं और इस दौरान मैंने कई खौफनाक रास्तों से सफर किया है। लेकिन जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे भयानक और डरावनी घटना है। इस घटना के बाद मैंने महीनों तक ट्रक को हाथ नहीं लगाया था। यहां तक कि आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन करता है कि ट्रक चलाना छोड़ दूं। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है और पेट पालने के लिए ट्रक चलाना ही पड़ता है। खैर, अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता और सीधा उस रात की बात पर आता हूं। मैंने अपने जीवन में कई लंबे सफर तय किए हैं और अक्सर रात में ही सफर पर निकलता था। इस बार मुझे माल लोड करके एक नए रास्ते से जाना था, क्योंकि हम ट्रक वालों को अक्सर नए नए रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। उस दिन मुझे शाम के समय माल लेकर निकलना था और चूंकि वो रास्ता मेरे लिए नया था, इसलिए मैं जल्दी निकल गया ताकि अंधेरा होने से पहले कुछ दूरी तय कर सकूं। लेकिन ठंड का मौसम था और धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा था। ठंड के मौसम में अक्सर शाम होते ही सड़क पर कोहरा घना होने लगता है और वैसा ही उस रात भी हो रहा था। सड़क पर मेरे ट्रक की हेडलाइट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक चलाते हुए अच्छा खासा समय बीत चुका था और मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर कोई ढाबा मिल जाए तो वहां रुककर चाय नाश्ता कर लूं और फिर सफर के लिए आगे बढ़ूं। लेकिन अब तक कोई भी ढाबा दिखाई नहीं दिया था। हम ट्रक वाले अक्सर जिस रास्ते से गुजरते थे वहां के ढाबों और चाय की टपरियों की जानकारी हमें होती थी, लेकिन ये रास्ता मेरे लिए नया था, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं आगे बढ़ता रहा, शायद कोई ढाबा या छोटी सी चाय की दुकान मिल जाए। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वो देखने में बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सालों से बंद पड़ा हो, क्योंकि आमतौर पर रात में ट्रक वाले ढाबों पर रुककर खाना खाते हैं, लेकिन इस ढाबे पर कोई हलचल नहीं थी। मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और अपने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। जब मैंने ढाबे की तरफ देखा तो वहां हल्की सी एक मोमबत्ती की रोशनी दिखी। ये देखकर मेरी जान में जान आई कि शायद वहां कोई हो। मैं ढाबे के पास गया और अंदर झांका। अंदर सिर्फ एक आदमी था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास रही होगी। मैंने उसे जगाया और पूछा, भाई कुछ खाने को मिलेगा? वो आदमी उठा और बोला, नहीं, इस समय तो सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आप थोड़ा समय देंगे तो मैं बना सकता हूं। मैंने उससे चाय और समोसे बनाने के लिए कहा और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। ठंड का मौसम था, इसलिए मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। तभी मैंने देखा कि पास में कुछ लकड़ियां रखी हुई थीं। मैंने उन लकड़ियों को जलाया और आग तापने लगा। वो ढाबे वाला कड़ाही में तेल डाल रहा था और समोसे तल रहा था। तभी मेरी नजर अपने ट्रक की तरफ गई। मैंने देखा कि एक आदमी मेरे ट्रक के पास खड़ा था। ये देखकर मेरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरे मन में बस एक ही सवाल आया कि इतनी रात को यहाँ कोई क्या कर रहा है? क्या पता कोई भूत प्रेत हो, क्योंकि मैंने कई ट्रक ड्राइवरों से सुना था कि हाईवे पर अक्सर रात में भूत घूमते हैं जो अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। मैं यही सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गया, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि ढाबे वाला था। उसने मुझे चाय और समोसा दिया। मैं चाय पीने लगा, लेकिन बार बार मेरी नजर उस आदमी पर जा रही थी जो ट्रक के सामने खड़ा था।
वो आदमी भी मुझे ही लगातार घूर रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई यात्री हो जो रास्ता भटक गया हो या किसी बड़ी परेशानी में हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा, भाई साहब, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरी कार खराब हो गई है। मैंने ध्यान से देखा तो सड़क के किनारे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी। मैंने उससे कहा, आओ ढाबे पर चलकर बैठते हैं। मैं उसे अपने साथ ढाबे पर ले आया और अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने उसे भी चाय और समोसे खाने को दिए, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। मैं अपने चाय और समोसे खाने लगा, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कहीं ये आदमी भूत तो नहीं? मैंने डरते डरते उसके पैरों की तरफ देखा, क्योंकि लोगों का कहना है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं और यही उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन जब मैंने उसके पैर देखे तो वो बिल्कुल सीधे थे। ये देखकर मेरी जान में जान आई। फिर मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? वो बोला, मैं एक काम से जा रहा था और आज काम ज्यादा होने की वजह से देर हो गई। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। कुछ देर तक हम लोग बातें करते रहे, फिर करीब 10 बज गए। मैं उठा, ढाबे वाले को पैसे दिए और उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप इस रास्ते के बारे में जानते हैं? वो बोला, नहीं, मैं तो खुद यहाँ नया हूं। तभी वो आदमी बोला, मेरा गांव इसी रोड पर है, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया और आगे बढ़ गया। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, क्योंकि सुना था कि भूत मिरर में दिख जाते हैं। लेकिन जब भी मैं मिरर में देखता, वो आदमी मुस्कुरा रहा होता। मैंने पूछा, अच्छा भाई साहब, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वो बोला, मेरा नाम श्रवण है। मैं एक कंपनी में मैनेजर हूं और मेरी शादी हो गई है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। इतना कहने के बाद वो चुप हो गया और मैं अपने ट्रक चलाने में व्यस्त हो गया। कुछ मिनट बाद मैंने मिरर में देखा तो वो आदमी दिखना बंद हो गया। मेरी सांसें अटक गईं। अब मेरी जगह कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर होता तो वो भी डर जाता। अभी तो वो पीछे बैठा था, अब कहाँ चला गया? मैंने पीछे देखा तो वो खिड़की के बाहर देख रहा था, इसलिए मिरर में दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ट्रक में झटका लगा और ट्रक अपने आप बंद हो गया। मैंने ट्रक से उतरकर देखा तो आगे का टायर पंचर हो चुका था। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आसपास कोई पंचर बनाने वाला मिलेगा? वो बोला, इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं। मेरा घर बस यहीं से 5 मिनट की दूरी पर है। रात के 11 बज रहे थे। बिना कुछ सोचे मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। एक अनजान रास्ता, घना कोहरा और इस वीरान सड़क पर मैं अकेला, ऊपर से ट्रक भी खराब। मुझे लगा कि जब तक कोई मदद नहीं मिलती तब तक उसके घर जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, चलिए। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, आइए मेरे साथ। मैंने ट्रक लॉक किया और अपने बैग में रखे टॉर्च को निकालकर उसकी रोशनी में चलने लगा। आसपास सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। श्रवण मुझसे आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। कुछ ही दूरी तय की होगी कि रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना गांव का रास्ता हो, जहां लोग पैदल या बैलगाड़ी से ही आते जाते हों। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे सामने एक पुराना सा घर दिखा। वो घर बाकी घरों से अलग लग रहा था। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की सी लालटेन की रोशनी दरवाजे के पास टंगी हुई थी। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया और मैं भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ। घर अंदर से भी काफी पुराना और सुनसान लग रहा था। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था, जिस पर एक मैला सा गद्दा बिछा था। दीवारों पर दरारें पड़ी थीं और मकड़ी के जाले चारों तरफ फैले हुए थे। कमरे में हल्की हल्की सीलन की गंध आ रही थी, जिससे मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैं एक पुराना लकड़ी का बेड था। मैं उस पर बैठ गया और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। श्रवण ने एक लालटेन उठाई और बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। वो दूसरे कमरे में चला गया और मैं वहीं बैठा रहा। कमरे की खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। अचानक मेरी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर टंगी थी।
उस तस्वीर में एक परिवार था, एक बूढ़ी औरत, एक आदमी और 2 छोटे बच्चे। मुझे समझ में नहीं आया कि यह तस्वीर किसकी है, लेकिन तभी मेरी नजर उस आदमी के चेहरे पर गई। ये तो वही श्रवण था। मेरा दिमाग झनझना गया। तस्वीर पुरानी और धुंधली हो चुकी थी, लेकिन अगर ये तस्वीर श्रवण के बचपन की है तो इसका मतलब है कि ये काफी पुरानी होनी चाहिए। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और इधर उधर देखने लगा। कमरे में कुछ पुराने लकड़ी के बक्से रखे थे और एक कोने में एक अलमारी थी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे अलमारी के पास गया और उसमें झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ पुराने कपड़े रखे थे जो धूल और मिट्टी से सने हुए थे। तभी मेरी नजर नीचे पड़ी जहां एक जोड़ी जूते रखे थे, बहुत पुराने और सड़े गले। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने में पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? मैं तेजी से पलटा तो देखा कि श्रवण मेरे पीछे खड़ा था। मैंने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, चलिए खाना तैयार है। मैं उसके साथ दूसरे कमरे की तरफ गया। वहां एक पुराना लकड़ी का चूल्हा जल रहा था और एक मिट्टी की हांडी में कुछ पक रहा था। श्रवण ने मुझे एक थाली दी और कहा, लीजिए खाइए। मैंने थाली में देखा, कुछ रोटियां और एक कटोरी में सब्जी थी। मेरी भूख मर चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ तो खाना पड़ेगा वरना शक हो सकता है। जैसे ही मैंने पहला निवाला मुंह में डाला, मुझे एक अजीब सा स्वाद आया। सब्जी से सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे वो कई दिनों से बासी हो। मैंने धीरे से थाली रख दी और कहा, मुझे भूख नहीं है। श्रवण ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, लगता है आप ज्यादा थक गए हैं। आप बगल वाले कमरे में आराम कर लीजिए, मैं इस वाले कमरे में सो जाता हूं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। मैंने धीरे से बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतारे। बदन थकान से टूट रहा था, लेकिन न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। मन में अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे। इसके घर में ना ही इसके माता पिता भाई बहन दिखाई दे रहे, और इसने खुद अपने मुंह से बताया था कि उसकी शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन इसके घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये कैसे हो सकता? इतनी वीरान जगह पर अकेला कैसे रह सकता है? ये घर इतना टूटा फूटा क्यों है? अगर वो यहाँ रहता है तो इसकी देखभाल क्यों नहीं करता? तभी अचानक श्रवण के कमरे से एक हल्की सी आवाज आई। मैंने कान लगाकर सुना। कुछ चबाने की आवाज थी, जैसे कोई हड्डी तोड़कर खा रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को ये क्या खा रहा है? मेरे कमरे की दीवार में एक छोटा सा छेद था। मैंने धीरे से आंख लगाकर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर से जैसे जान ही निकाल दी। श्रवण जमीन पर बैठा था और उसके हाथ में एक मरी हुई बिल्ली थी। वो उसे कच्चा खा रहा था। उसके दांतों के बीच से खून टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने जल्दी से अपनी आंख हटा ली और अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले। अब मुझे समझ में आ चुका था कि कुछ बहुत गलत है। ये इंसान नहीं है, या तो ये कोई भूत है या नरभक्षी। मैंने तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजे तक गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अब मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं दरवाजा नहीं खोल पाया तो ये मुझे भी कच्चे चबा जाएगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आई। मेरी सांसें थम गईं। श्रवण दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आवाज आई, भाई साहब दरवाजा खोलिए, जरूरी बात करनी है। अब मैं और ज्यादा डर गया। अगर मैंने दरवाजा खोला तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन अगर नहीं खोला तो वो कुछ देर में दरवाजा तोड़ डाच के मुझे मार डालेगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था। मैं अब भी उसी जगह खड़ा था, दरवाजे के पास, अंदर से दरवाजा बंद करके। बाहर खड़ा वो नरभक्षी श्रवण बार बार दरवाजा खटखटा रहा था। वो बार बार बोल रहा था, भाई साहब दरवाजा खोलिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो ये कुछ ही देर में इसे तोड़ देगा और अंदर घुस आएगा, और अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो ये मुझे भी वैसे ही कच्चा खा जाएगा जैसे मैंने इसे बिल्ली खाते देखा था।
मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था। अब तक वो हल्के से दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन अचानक ही उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़। हर बार जब वो हाथ मारता तो लगता कि दरवाजा अभी गिर जाएगा। उसकी आवाज अब और खतरनाक हो चुकी थी। खोलो दरवाजा, मैंने कहा ना, खोलो। अब मेरी हालत खराब हो गई। मैं दीवार के सहारे बैठ गया और अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी सांसों की आवाज बाहर न जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता तो ये थोड़ी ही देर में उसे तोड़ देता, अगर खोल देता तो ये मुझे जिंदा निगल जाता। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं दरवाजे के ठीक पीछे कोने में छिप जाऊं और धीरे से दरवाजा खोल दूं तो जैसे ही ये अंदर आए मैं इसे धक्का देकर बाहर भाग सकता हूं और फिर जल्दी से दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा। लेकिन जितना आसान ये दिमाग में लग रहा था उतना था नहीं। अगर जरा सा भी चूका तो यही मेरा आखिरी दिन होगा। बाहर अब भी दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। अब मेरे पास वक्त नहीं था। मैं धीरे से उठा और दरवाजे के कोने में जा खड़ा हुआ। अब मेरी धड़कन और तेज हो गई थी। मैंने बहुत धीरे से सांकल हटाई। खटाक। अब दरवाजा बस हल्के से धकेलने पर खुलने ही वाला था। बाहर खड़ा वो दरिंदा अब शांत हो गया था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैं दरवाजा खोलने वाला हूं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक लंबी सांस ली और अचानक ही दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही वो अंदर घुसा मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे अपने पैर से धक्का दे दिया। वो उल्टा गिर पड़ा और मैं बिजली की तरह तेजी से बाहर निकला। मुझे पीछे से उसकी भयंकर चीख सुनाई दी। उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की। मैंने देखा कि उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके नुकीले दांत खून से सने हुए थे। उसने अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंका। मेरी जान हलक में आ गई। अगर वो चाकू मुझसे टकरा जाता तो शायद मेरी वहीं मौत हो जाती। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उससे पहले ही मैंने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। चाकू दरवाजे से टकराया और वहीं गिर गया। अब मैं बाहर था और वो अंदर फंस चुका था, लेकिन मेरी जान अभी भी खतरे में थी। मुझे कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझ आया। बस एक ही ख्याल था, भागो। जितनी तेज मेरे पैर चल सकते थे उतनी ही तेज मैं दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी चीखें अब भी आ रही थीं, इतनी डरावनी, इतनी भयानक कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर मेरे कानों में जोर जोर से बोल रहा हो। मैं एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस अपने पैरों को हिलाए जा रहा था। अंधेरी रात, वीरान सड़कें और मैं अकेला दौड़ता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मेरे भागने की आवाज और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की हल्की गुर्राहट। मेरी सांस फूलने लगी थी, पर मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने एक पल के लिए भी खुद को धीमा किया तो वो दरिंदा मुझे वहीं धर दबोचेगा। कितना दौड़ा, कहां कहां दौड़ा, कुछ पता नहीं। मैंने जिंदगी में कभी इतना नहीं भागा था। शरीर जवाब दे रहा था, पैर कांपने लगे थे, पर मौत का डर सब कुछ भुला चुका था। मैं भागता रहा, न जाने कितनी देर तक, शायद 1 घंटे, शायद 2 घंटे। आखिरकार जब शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया तो मैं हांफते हांफते उसी ढाबे के सामने आकर गिर पड़ा जहां पर मैं पहले रुका था। मेरे कपड़े धूल से भर चुके थे, चेहरा पसीने से तरबतर था और सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे अभी अभी जान बचाकर निकला हूं। ढाबे की घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। ढाबे का मालिक, जो अभी तक जाग रहा था, मेरी हालत देखकर चौंक गया। अरे भाई साहब, आपको क्या हो गया? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उसने पास आकर पूछा। मैं अभी भी सांसें समेटने की कोशिश कर रहा था। गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश आया तो मैं हकलाते हुए बोला, भाई साहब, वो आदमी। कौन आदमी? ढाबे वाले ने कहा। वही आदमी जो कुछ घंटे पहले मेरे साथ इसी ढाबे पर बैठा था। वो इंसान नहीं था। ढाबे वाला मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। कौन आदमी? साफ साफ बताओ, क्या हुआ भाई साहब? वो इंसान नहीं, वो कोई भूत था, कोई नरभक्षी था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे कच्चा मांस खाते हुए। मैंने उसे पूरी बात बताई, कैसे मैंने उसे बिल्ली खाते हुए देखा, कैसे मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया,
कैसे मैं जान बचाकर वहां से भागा। ढाबे वाला मेरी बातें ध्यान से सुन रहा था। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी हालत देखकर समझ गया था कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। मैं धीरे से वहां रखी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। ढाबे वाला चाय बनाकर लाया और मेरे सामने रख दी। लीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मैंने चाय का पहला घूंट लिया। गर्माहट गले से होते हुए शरीर में उतरने लगी। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। उस दिन के बाद महीनों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई। हर बार जब भी आंखें बंद करता, वही नरभक्षी का चेहरा मेरे सामने आ जाता। काले गड्ढों जैसे डरावने नेत्र, खून से सने दांत और वो भयानक चीखें। कई बार मैं सोते सोते चौंक कर उठ जाता, पसीने से तरबतर। रात का अंधेरा अब मुझे डराने लगा था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं अब रात को कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। ट्रक चलाना अब मेरे बस की बात नहीं थी। फिर भी मजबूरन परिवार का पेट पालने के लिए चलाना पड़ जाता है। इतना बड़ा सदमा झेलने के बाद भी अगर मैं फिर से उन वीरान सड़कों पर ट्रक लेकर निकलता तो शायद मैं पागल हो जाता। अब मैं रात को घर से बाहर नहीं निकलता। अंधेरे से अब भी डर लगता है। हर बार जब हवा तेज चलती है और दरवाजे पर किसी चीज के टकराने की आवाज आती है तो लगता है कि कहीं वो फिर से लौट ना आया हो। अब भी कई बार लगता है कि वो नरभक्षी मेरे पीछे खड़ा है, मेरी सांसों की आवाज सुन रहा है। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं उस रात जिंदा बचकर निकल आया। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई, लेकिन आज भी श्यामलाल जी उस घटना को भूल नहीं पाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगर आपके पास भी कोई मजेदार कहानी है तो बिना किसी परेशानी के आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करें, जिससे मैं आपकी कहानी लोगों को सुना सकूं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।